नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और लगातार बिहार की चर्चा अब केंद्रीय स्तर पर होने लगी है। बिहार कुछ भी कर रहा है, एक एक स्टेप बिहार का देश भर के राजनीतिक दल नोट कर रहे हैं। खास करके अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, नीतीश कुमार का अगला एक्शन क्या होगा, इन सारी बातों पर बिहार की राजनीति टिकी हुई है और इसको लेकर के 2024 की तैयारियां ज़बरदस्त हैं। वहीं आपको बता दें कि जातीय संगठन भी अपने अपने हिसाब से अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा ही होगा कि अलग अलग जातियों के सम्मेलन, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि पान समाज को लेकर के आईपी गुप्ता ने बड़ा सम्मेलन किया और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोगों को जुटाया। इसके अलावा ब्राह्मण समाज का भी एक सम्मेलन, एक तरह से कहिए तो विमर्श कार्यक्रम था। हालांकि संख्या बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाई भी गई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1000 लोगों के आसपास पहुँचे थे। आपने कई मीडिया चैनलों में देखा भी होगा। इसका सीधा मतलब है कि इस बार 2024 का चुनाव जात पात से अलग हट करके, लेकिन जातीय समीकरण को साध करके जीता और हारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आने वाला चुनाव किस तरह से होगा, हमारे साथ रजनीश कुमार हैं। रजनीश तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा है, उसमें भी इनकी एक अहम भूमिका है। प्रवक्ता के रूप में वहाँ अपनी बातों को रखते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस उम्र में इन्होंने एक बड़ी ख्याति प्राप्त की है। आप अक्सर देखते होंगे कि सुर्खियों में, खबरों में बने रहते हैं। उसके पीछे का कारण है कि इनका जो काम करने का तरीका है या समाज को कुछ देने का, गिव अवे करने का इनका जो रास्ता है वो कुछ अलग है। मेरे बगल में बैठे हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये जो ब्राह्मण महासभा का ये ट्यूनिंग जो है, ब्राह्मण महासभा में इनकी क्या भूमिका रही है, उसके पीछे का तर्क क्या है, आगे आने वाले समय में क्या इन लोगों का डिमांड है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस स्वरूप में अभी है और लगातार जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं एक युवा के रूप में। रजनीश जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों का भी हम अभिनंदन और नमन करते हैं उनको। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रजनीश जी, कल ब्राह्मण लोग एक जगह जुटे थे जी, और वो भी ऐसा जगह जुटे थे जहाँ से कानून बनता है। विधान परिषद के सभागार में जी ब्राह्मणों का जुटाना आप लोगों ने किया था, जिसमें 1000 के आसपास जितना जितना लोग अंदर बैठे थे उससे दुगना लोग बाहर घूम रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि आपका ये कार्यक्रम एक तरह से सफल माना जाए, क्योंकि जिस हॉल के कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग कार्यक्रम कर रहे थे उससे काफ़ी संख्या में लोग थे। काफ़ी गणमान्य जो ब्राह्मण समाज से आने वाले प्रबुद्ध लोग हैं वो भी उसमें मौजूद थे, जिसमें सभी की भूमिका बड़ा स्पष्ट नजर आई। हमारी भी टीम वहाँ गई थी, हमारी टीम ने भी खबरों को दिखाया है। लेकिन उसके बाद हम इसकी पूरी एक विश्लेषण जानना चाहते थे आपके माध्यम से, क्योंकि आप उस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक थे। मैंने भी देखा कि आप लगातार एक्टिव थे, सभी लोगों से आपका ट्यूनिंग बहुत बढ़िया था। इस कार्यक्रम से क्या निकल करके आया और इसका उद्देश्य क्या था? एक तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि लिमिटेड लोग की 1000-2000 की संख्या थी, बिल्कुल कम समय में और छोटे आह्वान पर एक विमर्श किया गया था, जो कि किसकी कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं की गई थी। बिहार भर के लोग फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेजेस से लोग इकट्ठे हुए थे, हॉल खचाखच भरा था और नीचे इसका साफ आयोजन था कि चूँकि मेरी जो संगठन है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान, जिसका मैं प्रवक्ता हूँ, वो विशुद्ध नॉन पॉलिटिकल संस्था है जी, गैर राजनीतिक संस्था नहीं। मैंने देखा कि कई राजनीतिक दलों के नेता उसमें मौजूद थे, इसी और पदाधिकारी भी, इसीलिए कि सारे दल के लोग, जितने भी दल हैं, जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं अन्य संगठनों से, उन सबका स्वागत है। किसी पर्टिकुलर कोई संस्था से, कोई पार्टी से नहीं, जो भी ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों के लिए वो गोष्ठी आयोजित की गई थी। और इस गोष्ठी का साफ मकसद था कि जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना और आप देख रहे हैं कि राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण की आपने बात कही, तो सब समीकरण में सारे जाति फिट बैठ रहे हैं और वहीं ब्राह्मणों को दरकिनार किया जा रहा है। आज जातीय समीकरण में ब्राह्मण कहीं है ही नहीं। राजनीतिक रूप से उनका पतन करने का जो अंग्रेजों के समय से फूट डालो जो और राज करो जो नीति थी, कोई पार्टी जो ऐसे ब्राह्मणों को कहता है कि वो फलाने पार्टी का, वो तो मेरा वोटर है नहीं, वो फलाने पार्टी को फलाने पार्टी जो है वो हमें बंधुआ मजदूर समझती है, हमारे हितों की बात नहीं करती है, हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती है। और आज आप देखेंगे जिस तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जिस तरीके से हम मुख्य धारा से विमुख होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। आज राजनीतिक दल हमको ये समझते हैं कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ही
नहीं लेते, उनका तो ऐसा लगता है कि वो जाएंगे कहाँ, क्या हम लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, क्या हम उन्हें वोट नहीं करते, तो फिर हमारे साथ ये दोहरा डबल स्टैंडर्ड क्यों, दोहरा चरित्र क्यों। आज आपने देखा होगा कि बिहार में स्वर्ण आयोग बना 2011 में, बिहार की सरकार बनाई, और 2011 के बाद उस स्वर्ण आयोग का ना कोई स्वर्णों के लिए कोई योजना, ना कोई डिस्क्रिप्शन, ना कोई अध्यक्ष, ना कुछ। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई। जी, मैं उसी पर आ रहा था कि हमने एक खबर चलाई थी, जिस खबर में हमने ये बताया था कि 49% जो ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें रिपोर्ट में हमने बताया था। उसके आधार पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल तो बैठक हुई, बहुत सारी बातें हुई, उसमें ब्राह्मण समाज को कैसे बेहतर जीवन मिल सके और जो अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा, अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। हम दो बात पे आएंगे। पहला बात हम आएंगे, एक उदाहरण देंगे, और दूसरा आप स्वर्ण आयोग की बात आपने की, तो 49% सवर्ण जो हायर एजुकेशन को गेन नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है कि उनका इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है। जब इंसान आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके बाल बच्चे शैक्षणिक उच्च स्तर की शैक्षणिकता को प्राप्त नहीं कर, और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भी खेत बेच करके कर रहे हैं। और आप ये भी देखे होंगे कि 55% सवर्ण जो है जिनके पास 1 एकड़ भूमि नहीं है। 79% गाँव में जन वितरण प्रणाली जहां से लोग राशन उठाते हैं वहां स्वर्ण कास्ट के लोग, सवर्णों का, और उस सवर्णों में भी सबसे बुरा स्थिति ब्राह्मण समाज का है, क्योंकि ब्राह्मण के पास लैंड तो शुरू से देखेंगे कि लैंड था ही नहीं, जो कृषि युक्त भूमि थी, अब वो भी वो बेचते चले गए ताकि आर्थिक सबलता नहीं है। जी। तो आप देखेंगे कि स्वर्ण आयोग का बनाने का पीछे का ध्येय और उद्देश्य क्या था इस सरकार का, कि सवर्णों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार लाना। इस दिशा में आज तक क्या कोई योजना बनी? स्वर्णों के लिए क्या कोई आप देखें कि बजट अलग से आया, आयोग के लिए कोई फंड आया? स्वर्णों के विकास के लिए, आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए क्या कुछ प्रयास किया गया? तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों की दुर्दशा है, जो ब्राह्मण इस समाज को सदैव देते आया है, आजादी के पूर्व से लेकर आज तक हम हमेशा त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत सनातन संरक्षण और सनातन धर्म को जीवित रखे, जीवंत रखे, भारतीय लोकतंत्र को जीवंत रखे हैं। लोकतंत्र के आप जानते हैं चाणक्य से आप देखेंगे लोकतंत्र का पाठ वहीं से शुरू हुआ, चाणक्य के समय से। जिस तरीके से चाणक्य नीति आज पूरे दुनिया में जानी जाती है, और हमारा इतिहास इतना गौरवशाली और अतीत है कि आज भी हम इस देश की रक्षा के लिए हमेशा त्याग, तपस्या और बलिदान देते हैं। रजनीश जी, एक सवाल इससे आता है उठ करके कि ब्राह्मणों को लेकर के कई संगठन बने हैं, कई लोग काम कर रहे हैं। आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उस संगठन के कर्ता धर्ता के रूप में, या लंबे समय से 1.5 दशक के आसपास से मैं जैसा जानता हूँ कि आशुतोष झा इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो वो कर रहे थे उसमें उनको कई लोगों का एक नया समूह जो जुड़ा है, नया बुस्टअप, जैसे आप लोग जैसे युवा हैं जो बड़ी मजबूती के साथ सब कुछ रहते हुए पार्टी आइडियोलॉजी से अलग हट कर भी आप लोगों को जरूरत पड़े ब्राह्मणों के लिए करने के लिए, तो आप लोग कर रहे हैं। आशुतोष झा की भूमिका और इतने दिनों तक संघर्ष उन्होंने किया है, आज आपको क्या लगता है कि अभी स्थिति में क्या परिवर्तन? नहीं, अभी आपने कहा नए लोग आ रहे हैं। कल की सभा में बिहार के कोने कोने से लोग आए, और सभा का उद्देश्य क्या था? आप तो थे ही, आप संकलन भी कर रहे थे खबरों को। हमारा मांग है कि तेलंगाना में, आपके विदित होगा, आपके संज्ञान में होगा ये बात, कि तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो आज सवर्ण आयोग की रिपोर्ट कहती है, उस आधार पे तो उस फॉर्मूले को देश में और बिहार में तो अविलंब लागू करना चाहिए कि वहां के ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण आयोग का गठन तेलंगाना में, ब्राह्मण के बाल बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए, विदेश जाने के लिए 20 लाख रुपए तक का मदद, उद्योग करने के लिए 5 लाख रुपए का उद्योग, और पर्सनल अपना व्यवसाय करने के लिए वहां के गरीब ब्राह्मणों के लिए 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था, ब्राह्मण सदनों का निर्माण, ब्राह्मण के तमाम जो महंत हैं, पुजारी है, उनके लिए पेंशन देती है वहां की सरकार, भत्ता देती है। अगर इस चीज को लागू नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लगातार सनातन धर्म पे चोट किया जा रहा है, लगातार आहत हो रही है सनातनी परंपरा। कोई कभी राम को काल्पनिक, कभी कोई धर्म को, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से देश को तोड़ने का प्रयास इस राष्ट्र में हो रहा है, कभी सनातन संस्कृति को, कभी राम के सवाल पे, कभी रामचरितमानस के सवाल पे। तो आप देखेंगे कि सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास, और आज सनातन धर्म जिंदा है तो किसके कारण? ब्राह्मणों के कारण। जो तमाम कर्मकांडी ब्राह्मण है, मंदिर में लोग हैं, आप देख रहे हैं कि तमाम यातनाओं के बाद आज इस सनातन संस्कृति को आप देखेंगे 1200 साल औरंगजेब का शासन रहा, 200 साल लगभग अंग्रेज का शासन रहा, और उस समय से आज देश में 80% हिंदुओं की जनसंख्या आज भी है। तो किसका श्रेय जाता है? उस यातना का, उस पीड़ित के रूप में ब्राह्मण समाज अपनी सनातन संस्कृति को बचाए रखा, संवर्धन संरक्षण किया, तो आज सनातन, आज भी भारत, हिंदुस्तान और सनातन के नाम से 80% की संख्या। तो हमारा साफ मांग था
भारत की सरकार से और बिहार सरकार से स्वर्ण आयोग की रिपोर्ट के आधार कि आप तेलंगाना वाले फॉर्मूला को बिहार एवं देश स्तर पर लागू कीजिए, यहाँ के ब्राह्मणों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि मिले, स्कॉलरशिप मिले। वेद आप देखें कि वेद पाठशालाओं की स्थिति क्या है और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। रीजन वेद पाठशाला गौशाला की स्थिति क्या है? आर्थिक सहायता कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, ब्राह्मण आयोग का गठन हो, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो, ब्राह्मण छात्रावास का गठन हो, जो बुजुर्ग पेंशन जो मंदिर के पुजारी हैं उनको भत्ता मिले, तमाम प्रकार की चीज जिसको आज आवश्यकता है। आवश्यकता किस चीज का है? सनातन संरक्षण और सनातन धर्म को, राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव और सर्वे भवन्तु सुखिनः के। ब्राह्मण हमेशा अगर आप संकल्प करते हो, स्वस्तिवाचन होता है तो हम लोग बोलते हैं पृथ्वी शांति राह, पृथ्वी की शांति की कामना करते हैं। जो व्यक्ति पृथ्वी की शांति की कामना करता है, एक पंडित मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्ति जो चंदा करके VHU जैसा संस्थान खड़ा कर दिया, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा संस्थान है, जहां हर जाति धर्म मजहब पंथ समुदाय के लोग आज शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारा कितना अतीत, आज हम कहाँ 1 एकड़ जमीन नहीं हमारे पास, आज हम सबसे ज्यादा राशनों के दुकान में हैं, आज हम बेरोजगार हैं, आज हमारे बाल बच्चे और हमारे जैसे युवा उच्च शिक्षा स्थान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं गरीबी के कारण। हमारे लिए कोई योजनाएं नहीं है। रजनीश जी, मैंने सवाल किया था आशुतोष झा की, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो लगातार जुड़े हुए हैं, उनके साथ युवा जुड़ रहे हैं। सैकड़ों चेहरे मैंने ऐसे देखे जो जाने माने चेहरों में से शामिल थे, जो पहली बार, बहुत सारे चेहरे तो पहली बार मुझे नजर आए, जिसमें से मैंने देखा कि उसमें तमाम जनप्रतिनिधि थे। कल की सभा को बिहार सरकार हो या तमाम राजनीतिक दल हो कम ना आके, कल के इस सभा में जो हजारों की संख्या थी उसमें जनप्रतिनिधि थे जो बिहार के भी, कोई जिला परिषद, कोई मुखिया, कोई पंचायत समिति, कोई कुछ थे जिनका अपना प्रभुत्व है क्षेत्र में। इसके अलावा भी हमने देखा कि मंच पे जो लोग बैठे हुए थे उनमें से कई ऐसे चेहरे थे, जैसे संजीव मिश्रा का चेहरा था, जो हर तरह से उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, चाहे आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, जहां भी खोजा जाएगा मैं रहूंगा। इसके अलावा आपने देखा कि अरविंद ठाकुर उसमें मौजूद थे। इसके और भी बहुत सारे लोग थे। बिहार में की भूमिका के विषय में, बिहार में जिसकी संख्या कम है जी, उसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा हो गई, और हमारी संख्या होते हुए भी, हमारा योगदान होते हुए भी आज हम हर रूप से पिछड़ रहे हैं। जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी ब्राह्मण समाज को, हमारे समाज को सामाजिक और आर्थिक आज़ादी कैसे मिलेगी? हम संपन्न कैसे होंगे? सुदृढ़ कैसे होंगे? हमारे जो समाज के लोग हायर एजुकेशन कैसे? सीधा सा सवाल है कि इकोनॉमिकल वीक होना चाहिए। हमारे लिए योजनाएं आएगी तब मजबूत होंगे। तो जब तक राजनीतिक दल भागीदारी नहीं देगी तब तक हमारा तो कल्याण नहीं होगा। इसका तो उद्देश्य साफ तमाम राजनीतिक दलों का है कि ये तो बंधुआ मजदूर इसको बना के रखना है, और कोई त्यागे हुए, तो हमारे पास अपना विकल्प हम तैयार करेंगे। जी, आप रजनीश जी, आप जिस दल से जुड़े हुए हैं, ये तो हमने बात किया, उसके लिए जो आप जिस जाति से आते हैं, जिस ब्राह्मण के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से आप आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो नया संगठन बनाया है, उस संगठन में ब्राह्मणों को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है। 6 से अधिक ब्राह्मणों को उसमें रखा गया है, जो आपकी कमिटी बनी है। देखिए, सवर्णों को उसमें जोड़ा गया है। ये ब्राह्मणों के अंदर की चेतना जगाने का ये आप देन देख रहे हैं जी। जो हम लोग, हमारा संगठन और जो प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष झा जी, हम लोग 17 साल से जो संगठन कार्य कर रही है जी, संगठन के माध्यम से जो हम जनताओं में, लोगों में चेतना को जगा रहे हैं, उस चेतना का यह फल है। और हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी सही मायने में बहुत स्थान दिए, लेकिन सांगठनिक स्थान से ब्राह्मण समाज का कल्याण नहीं हो सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता, आप जो समर्पित कार्यकर्ता हूं, लेकिन हमारी समाज की स्थिति आज वास्तविक रूप में बहुत खराब है। जो रिपोर्ट कहता है, जो हालात हैं, उसको तो आप जांचने का चीज़ है, परखने का चीज़ है। तो हम सारे दलों से देखिए, समाज जो समाज हित की बात करेगा, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा, जो हमारी राजनीतिक भागीदारी तय करेगी। हम आज यहाँ कोई पॉलिटिकल चर्चा करने नहीं आए, और आज हम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं, हम अपने ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता के रूप में हैं। तो जो ब्राह्मण समाज की भागीदारी की, उसके हितों की रक्षा के लिए, उसके लिए कोई विकास की बात करेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ रहेगी। अगर कोई समाज को दरकिनार करके चलता है तो आने वाले समय में आपको हम बता देते हैं, आप कल के कार्यक्रम में थे कि हम लोग अक्टूबर माह में बहुत बड़े स्तर पर राज्य स्तरीय एक महासम्मेलन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में करेंगे, जिसका तिथि भी तय कर देंगे। और उसके बाद गांधी मैदान से ब्राह्मण समाज का हुंकार रैली होगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारी संख्या भी है, हमारे अंदर लगातार हम लोगों से एकत्रित होने की सांगठनिक दृष्टिकोण से और विचारधाराओं से लोगों को जोड़ भी रहे हैं, और हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। और अपना विकल्प अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम अपना विकल्प भी तलाशेंगे, क्योंकि अब लोगों के मन में जो वहम है तमाम राजनीतिक दलों के कि जाएंगे कहाँ, तो वो सारे भ्रम तोड़ने का काम करेंगे। हमारी मांगों को पूरा किया जाए, तमाम जो मांग हम आपने जुड़ाया, राजनीतिक भागीदारी मिले हर स्तर पे, ब्राह्मण समाज स्वागत करेगा।
नहीं तो अगर हम यातना सहते रहे, हम भूखे मरे, हमारे बाल बच्चे शिक्षा के अभाव में मर जाए, मजदूरी करे, पलायन करे, ये बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त है। किस बात की सजा ब्राह्मण समाज को मिल रही है और क्यों हम सजा भुगत रहे हैं भाई? हम देश को बनाने का जो संकल्प लिए और जो देश बनाए हैं, हम उसका सजा भुगत रहे हैं। इस देश में जो तपस्या दी है, त्याग दिए हैं, उसका सजा हमको मिल रहा है। ये कहीं से जायज़ नहीं है और इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। बिहार विधान परिषद में कार्यक्रम था और आप जान लीजिए कि ब्राह्मण समाज अपने समाज के लोगों को वो सदन में पहुंचाने के लिए स्वयं सक्षम है। जी राजेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा और ये अंतिम प्रश्न इसलिए भी होगा कि वर्तमान परिस्थिति में मैं जानना चाहूँगा एक युवा के रूप में, ब्राह्मणों की स्थिति से भी आप परिचित हैं, ब्राह्मण समाज के हित की बात करते हैं आप, लोगों की स्थिति को भी आप देखते होंगे अलग अलग स्तर पे। वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीतिक परिवेश है जिसमें ब्राह्मणों की संख्या भले ही कम हो लेकिन है, उन लोगों के कार्यों से कितना आप संतुष्ट हैं? नहीं देखिए, अगर वो लोग के कार्यों से संतुष्ट होते तो वो लोग मुखरता के साथ उस दल में अपनी समाज हित की बात, आज उनके समाज जो दो लोग हैं उनसे अपनी समाज की स्थिति छुपी हुई है क्या? उनको तो विदित है ना। तो वो उस दल में रह के, जैसे हम दल में है तो हमको बोलने में कोई कुरेज नहीं, क्योंकि हम किसी दल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं उन दलों से। तो आप वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं करते हैं? और आप सामाजिक संगठन में जब कोई कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, उसमें आपकी भागीदारी क्यों नहीं रहती है? और आपने प्रयास किया क्या? आप येन केन प्रकारेण अपनी उपस्थिति और अपने स्वार्थ के लिए अगर वहाँ हैं तो इससे ज़्यादा घिनौना कोई चीज़ नहीं होता है। आप बताइए ना कि आपको बोलने में, मांगने में क्या जाता है, अनुरोध करने में, विनती करने में क्या जाती है? सर मेरी वास्तविक हालात ऐसी है, अगर इस हालात में सुधार नहीं हुआ तो ये समाज, आप जान लीजिए कि इतना त्याग तपस्या, जैसे आपने कहा कि इस देश में आप देखेंगे तो आप देखिए कि नाम गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके हमारे समाज को मिला क्या? आज आप देखिए कि अल्पसंख्यक, आपने एक वर्ड कहा, बहुत अच्छा कहा, हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी भी में भी हम लोगों की नहीं रखा गया है। EWS में भी कई जातियां हैं और आज हमें आर्थिक सबलता नहीं आ रहा है। जो ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध कहा जाता था, आज उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करने के कारण आज आप देखेंगे कि पलायन की ओर है, मजदूरी की ओर है। और कारण क्या है कि हम लोगों को सरकारी उस तरीके की व्यवस्था में हम लोगों को नहीं रखा गया है। आज भी विद्वेष की भावना, क्या क्या नहीं नाम दिया था, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी। आज अब बताएं हमको कि कोई भी IBR NCRB का डाटा देख लीजिए, कोई डाटा बताइए कौन सा ब्राह्मण है जो आज यातना कर रहा है किसी दलित पे, किसी महादलित पे, किसी कुछ पे। हम लोग हमेशा आगे बढ़ाने काम किए, यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो अम्बेडकर टाइटल है वो एक ब्राह्मण थे और जो उनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे वो भी ब्राह्मण थे। तो हमेशा हम लोग तो कहें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम जाति व्यवस्था के लिए हमेशा नहीं। लेकिन आज हमारी जाति की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। समाज से व्यक्ति है और समाज का स्थिति खराब हो तो हम राष्ट्र की परिकल्पना बड़े स्तर पर और सनातन संरक्षण और सनातन धर्म को जीवंत रखने की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं, जब उसका जो परखड़ी है, जिसका मुख्य है, जो उस धर्म को आप देखेंगे कि जो बचाए हुए है, अगर वही नहीं बचेगा तो हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म कैसे बचेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रजनीश तिवारी जी थे, इन्होंने अपनी बातें रखी कल के कार्यक्रम पर भी, अपनी पार्टी को लेकर के भी, और ख़ास करके जो इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए एक संदेश दिया कि आपको खुद की अपनी औकात और ताकत को पहचाननी होगी, संगठित होना पड़ेगा। और संगठन के रूप में आपने देखा होगा कि जब हर जाति के लोग अपने अपने संगठन का सम्मेलन कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, एक छत के नीचे ला सकते हैं। कई आपने देखा होगा कि आजकल जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो जाति आधारित अपने कमेटी में रखते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर एक नज़र से देखा जाए तो रजनीश तिवारी और ब्राह्मण संगठन ने जो कल कार्यक्रम किया, जो लोगों को जगाने के लिए एक सम्मेलन किया, विमर्श के लिए जो अपनी एक चर्चा रखी, ये सारा सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे अन्य जातियों के संगठन मजबूत हो रहे हैं, वैसे ब्राह्मण समाज भी अब खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ मेरी एक जो कल इन्होंने भी कहा है और कई लोगों ने अपील भी किया था, वो ये है कि अगर ब्राह्मण समाज के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोना में हैं, सक्षम हैं, तो वो आएँ, इस बिहार में पलायन को रोकने में बड़ी भूमिका निभाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बिहार के कई युवाओं को मिलेगा, जैसे संजीव मिश्रा ने जैसे शुरुआत की है। इसके अलावा और कई लोग हैं जिन लोगों ने एक शुरुआत की है और उसका फ़ायदा सब समाज को मिल रहा है। निश्चित रूप से जब सबको मिलेगा तो ब्राह्मणों को भी मिलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी।
विश्लेषणों का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।